नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज एक्सेस में। गाइज, आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। अगर आप एसओएल की बुक में देखें तो चैप्टर नंबर आपका जो अभी डिस्कस करने वाले हैं वो 6 है। चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता की बाहर की नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ। जैसे कि चैप्टर का नाम थोड़ा लॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना चाहूँगा चैप्टर ईजी है गाइज, आपको अंडरस्टैंडेबल आसानी से हो जाएगा। और बुक में जैसे कि पॉइंट्स दिए होते हैं, मैंने पूरे बुक के चैप्टर को आपके लिए रीड किया है, देन समराइज करके पॉइंट आउट किया है आपको बेटर वे में समझाने के लिए, जिससे आप आसानी से समझ पाएँ गाइस। एंड हमारा एम है टू मेक इंडिया एजुकेशन फ्री। ठीक है गाइस, तो रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो ट्यूशन क्लासेस नहीं ले पाते हैं या कॉलेजेस नहीं जा पाते हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है जिससे वो आसानी से नॉलेज गेन कर पाएँ। इसका कॉस्ट बहुत कम आता है अगर हम कंपेयर करें एज पर ट्यूशन क्लासेस एंड एज पर ऑनलाइन क्लासेस, अगर हम यूट्यूब वगैरह के थ्रू देखें तो गाइज रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, एंड तक प्लीज़ देखिएगा वीडियो को, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा आसानी से गाइज। और रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गाइज कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे एजुकेशन रिलेटेड जो अपडेट्स होंगी वो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी गाइस। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर में गाइस है क्या, बेसिकली सिंधु घाटी की सभ्यता की बाहर की नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृतियां। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। अगर आपने लास्ट वीडियो हमारी नहीं देखी है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए एंड आप लास्ट वीडियो वॉच कर सकते हैं गाइस। सो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था, उसके बाद नवपाषाण एक तरह से युग शुरू हो गया था, क्योंकि लोग सुदृढ़ हो गए थे, लोगों को उपयोग करने, वस्तु कैसे उपयोग करते हैं, कृषि वगैरह की जो नॉलेज थी वो हो गई है गाइस, हो गई थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ना बहुत सारी नई नई प्रकार की संस्कृतियां उभर कर सामने आई। शायद ही आपने उन संस्कृतियों के बारे में पढ़ा होगा, तो मैं आपको उन सभी संस्कृतियों के बारे में बता देता हूँ गाइस। हालांकि कुछ संस्कृतियां जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, इन सब के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन इसमें कुछ यूनिक आप सीखोगे गाइस। स्टार्ट करते हैं। तो पहला है ताम्रपाषाण युग। बेसिकली ताम्र किसे कहते हैं? तांबे को कहते हैं, ठीक है। ताम्रपाषाण युग यानी कि तांबा एंड पत्थर का युग, जिस युग में तांबा और पत्थर का उपयोग मोस्टली किया जाता था गाइस, उसे ताम्रपाषाण युग कहते हैं। तो ताम्रपाषाण युग का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नवपाषाण युग के अंत में धातुओं का उपयोग शुरू हो चुका था। ओके, अब नवपाषाण युग जैसे से आ रहा था तो उसका जब अंत हो रहा था, धातुओं का उपयोग होना शुरू हो गया था। तांबा पहली ऐसी धातु है जिसका इस्तेमाल किया गया था। जो ताम्र है, जो तांबा है, पहली ऐसी वस्तु थी जिसका उपयोग किया गया है गाइस। ताम्रपाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे नवपाषाण युग का अंत हो रहा था, लोगों में समझ आ रही थी, वो धातुओं को उपयोग करना जान रहे थे। ओके, और तांबा ऐसा धातु है जो फर्स्ट टाइम उपयोग किया गया था। अब ताम्रपाषाण संस्कृति की कुछ विशेषता भी होती हैं गाइस, हम वो विशेषता पढ़ लेते हैं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ताम्रपाषाण संस्कृति की मुख्यतः विशेषता निम्नलिखित है। विशेषता नंबर जो फर्स्ट है वो ये है कि तांबा और पत्थर का उपयोग होता था। ताम्रपाषाण युग में तांबा और पत्थर का उपयोग किया जाता था, ठीक है गाइस। कई जगहों पर तांबे के बर्तन मिले हैं, हालांकि खुदाई के वक्त पुरातत्वविदों को कई जगहों पर क्या मिले? तांबे के बर्तन मिले हैं, जिससे उनका काल निर्धारण किया गया है और उनसे जान पाए हैं कि भाई वो जो काल है उस काल में तांबे का प्रयोग किस हद तक किया जाता था। नेक्स्ट है कि पत्थर भारी मात्रा में उपयोग होता था, तांबा सीमित उपयोग होता था। जो पत्थर होता था वो भारी मात्रा में, तांबे के उपेक्षा जो है इस्तेमाल किया जाता था, और जो तांबा होता था ना गाइस वो सीमित मात्रा में उस टाइम पे उपयोग किया जाता था। रतत के अनेक हिस्सों में कांस्य युग अर्थात हड़प्पा सभ्यता के बाद ताम्रपाषाण संस्कृति आरंभ हुई है। बताया गया कि मध्य भारत में ना, मध्य भारत का जो हमारा क्षेत्र है उसमें क्या हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति के बाद जो ताम्र युग है वो मोस्टली, ताम्र युग जब प्रारंभ हुआ था उसकी संस्कृतियों के जो अवशेष हैं वो पुरातत्वविदों को प्राप्त हुए। नेक्स्ट विल मूव टू गैरिक मृद्धबांड। गैरिक मृद्धबांड के बारे में अब हम पढ़ते हैं गाइस। हमने क्या पढ़ा? ताम्रपाषाण युग क्लियर कर दिया, अब हम गैरिक मृद्धबांड पढ़ते हैं। गैरिक मृद्धबांड होता क्या है? मृद्धबांड तो हम समझते हैं कि मिट्टी से जो बने बर्तन होते हैं उन्हें मृद्धबांड कहते हैं, लेकिन गैरिक क्या होता है? तो गैरिक क्या होता है गाइस, मैं बता देता हूं आपको। गंगा के दोआब जो कछारी मैदान है वहां पाए गए हैं। तो होता ही है कि जो मान लीजिए दो नदी हैं, ठीक है, ये दो नदी हैं, दिस इज अ रिवर।
अब इस रिवर के बीच में एक रिवर ये है, एक रिवर ये है, इनके जो बीच में ये रिवर आती है पानी लेके इधर से, ये पानी लेके इधर से आती है, तो इनके बीच में अवशेष जमा हो जाता है। ठीक है, इनके बीच में जो अवशेष जमा हो जाता है, इन अवशेषों में क्या हुआ है, अवशेष या फिर आप कह सकते हैं कछारी मिट्टियाँ अपने साथ लेके आती हैं। तो गंगा नदी बेसिकली कछारी मिट्टी लाती है मध्य भारत में, तो कछारी मिट्टी यहाँ जमा हो गया। अब इतिहासकारों को, जब इतिहासकार है हमारे, जो पुरातत्वविद है हमारे, जब वो करते हैं, जब वो खोज करते हैं किसी चीज़ की, कहने का मतलब है जब वो किसी चीज़ की खोज करते हैं, तो वो इस क्षेत्र में भी गए। इस क्षेत्र में इनको ना दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्र में कुछ मृदभांड मिले, कुछ मिट्टी के बर्तन मिले, जिन्हें गैरिक मृदभांड कहा जाता है। गाइस समझ गए होगे होप सो आप कि दो नदियों के बीच में, यानी कि दोआब क्षेत्र के बीच में मिले बर्तनों को गैरिक मृदभांड कहा जाता है। इन मृदभांडों को दो संवर्गों में बांटा गया है। अब मृदभांड को दो संवर्ग में बांटा गया है। ठीक है, पहला आ जाता है अपना एरिया ए, एरिया ए लिखा है मैंने आपको। दूसरा आ जाता है अपना एरिया बी। दो चीज डिस्कस करेंगे, एरिया ए और एरिया बी। आई रिपीट, एरिया ए और एरिया बी। गैरिक मृदभांडों को दो भागों में बांट दिया गया है। फर्स्ट इज एरिया ए। एरिया ए क्या है, पश्चिमी क्षेत्र, भारत यानी कि भारत का जो पश्चिम क्षेत्र है, जैसे हड़प्पा प्रभावित क्षेत्र है अपना, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पाकिस्तान के जो अभी भारत और पाकिस्तान अलग है, तो पाकिस्तान में हड़प्पाई संस्कृति के कुछ भाग हैं, तो वो क्षेत्र हो गए। तो उस टाइम में भारत पूरा एक था। तो भारत के जो पश्चिम क्षेत्र है ना, पश्चिम क्षेत्रों में जो अवशेष मिले हैं, लाइक कटोरा, थाली, कलश, ऐसे गैरिक मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं पश्चिम क्षेत्र में। भारत के पूर्वी क्षेत्र में अंतरजी खेड़ा, संपिल किला, इसमें घड़े आदि मिले हैं। दो क्षेत्र हैं ये, अंतरजी खेड़ा और सपालीला किला। यहाँ पे क्या हुआ है, घड़े आदि के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गैरिक मृदभांड क्या होता है, दोआब क्षेत्र यानी दो नदियों के बीच के क्षेत्रों में जो मृदभांड यानी जो बर्तन मिले हैं मिट्टी के, या फिर जो बर्तन प्राप्त हुए हैं, उसे गैरिक मृदभांड कहा गया है। अब इनको दो भागों में बांट दिया गया, पहला एरिया ए, सेकंड एरिया टू। एरिया ए का मतलब जो भारत का पश्चिमी भाग है, एरिया टू का मतलब जो भारत का पूर्वी भाग है। और इन भागों में क्या क्या किस किस प्रकार के बर्तन मिले हैं वो पढ़ा है हमने। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव टू ताम्र संचय संस्कृति, गाइस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ताम्र संचय संस्कृति की मैंने एक ऊपर पिक लगा रखी है, मैं जूम कर देता हूँ, आप इसे देख पाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे जिस प्रकार के तांबे के, वो है। तो ताम्र संचय संस्कृति के बारे में हम पढ़ते हैं। छोटा नागपुर से लेकर गंगा नदी के विस्तृत में तांबे के अनेक अवशेष मिले हैं, जैसे कि अंगूठियाँ, मछली मारने की वर्धियाँ, मानवीय आकृतियाँ। अब जो छोटा नागपुर है, ठीक है, छोटा नागपुर है, ये मैं इंडिया का मैप बना देता हूँ। एक मिनट गाइस। तो सपोज दैट ये इंडिया का मैंने मैप बनाया, मैप सही नहीं बनेगा गाइस, थोड़ा सा इश्यू है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इंडिया का मैप मान लीजिए ये है। तो यहाँ पे क्या है, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर से लेके गंगा की घाटी तक जो विस्तृत क्षेत्र मिले हैं, वहाँ तांबे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब तांबे के किस प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, अंगूठियाँ, मछली मारने की जो वर्दियाँ होती हैं उसे कांटा कहते हैं वो, मानवीय आकृतियाँ आदि। इनमें अधिकांश खोज आकस्मिक थी, यानी कि कुछ ऐसी खोजें थी जिनका पता नहीं चला अब तक कि वो कैसे जो है, कहाँ से जो वो तांबा, मतलब कोई अवशेष मिल गया सपोज दैट, ठीक है, कोई अंगूठी मिल गई, तो ये नहीं पता चला कि वो कहाँ से मिली है, कैसे मिली है। यानी कि इतिहासकारों को कुछ एफर्ट भी ज़्यादा नहीं करना पड़ा, या अपने आप जैसे कुछ कोई खोद रहा है, खुदाई करते वक्त कुछ प्राप्त हो जाए और फिर वो हम अगर हाईलाइट करें तो वो कोई ऐतिहासिक चीज़ निकलती, तो ऐसा होता है, वो आकस्मिक जिसे कहते हैं गाइस। ताम्र संचय संस्कृति की कोई तिथि प्राप्त नहीं हुई है। जो ताम्र संचय संस्कृति है ना, उसकी गाइस कोई तिथि भी प्राप्त नहीं हुई है। तिथि क्यों प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि इस संस्कृति का कोई भी C14 तिथि उपलब्ध नहीं है। आप उपलब्ध इसलिए नहीं है क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो ज़्यादा पुराने हो जाते हैं। C14 होता है कार्बन 14। कार्बन 14 के द्वारा इतिहासकार किसी भी प्रकार की पुरातत्विक अगर हमें वस्तु प्राप्त होती है तो उसका तिथि निर्धारण करते हैं गाइस। हमने पढ़ा था जैसे कि पुरापाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो हमने जो ये काल पढ़े थे, यहाँ पे भी हमने ये देखा था कि किस प्रकार से इतिहासकार जो पुरानी मिली हुई वस्तु होती है उनका तिथि निर्धारण करते हैं। तो इसमें क्या होता है, C14 तिथि उपलब्ध नहीं हो पाई है। जितने भी अभी ताम्र संचय संस्कृति के जो हमें पुरातत्वविदों द्वारा जो खोजे गए अवशेष हैं, उनका भी C14 जो तिथि है वो निर्धारण नहीं किया गया है, यानी कि उसका काल निर्धारण करना कठिन हो रहा है इतिहासकारों के लिए। ठीक है गाइस, नाउ वी कम टू आहार अथवा बनास संस्कृति। बहुत इंपॉर्टेंट है आहार अथवा बनास संस्कृति। गाइस आहार क्या है, आहार ना एक सिटी का नाम है बेसिकली। आहार क्या है, आहार एक
शहर का नाम है। आहार इज द नेम ऑफ सिटी। एंड व्हाट इज बनास? बनास इज द नेम ऑफ रिवर। यहां हम पढ़ेंगे आहार तथा बनास संस्कृति। आहार एक क्षेत्र, एक शहर का नाम है, और जो बनास है वो एक रिवर का नाम है, वो एक नदी का नाम है, मान सकते हैं। आहार और गिलुंद मुख्य स्थल थे। अब आहार और गिलुंद दो जगह थे, ये मुख्य स्थल थे। ये दोनों काफी बड़ी बस्तियां थी। ओके गाइस, 50 से अधिक स्थल बनास नदी की घाटी और दक्षिण पूर्व राजस्थान में ज्ञात हुए हैं। अब हुआ ये, देखिए, आहार तथा गिलुंद हमने पढ़ा, दो मुख्य स्थल थे, दो बहुत प्रमुख और बहुत विस्तृत बस्तियां थी उस समय की। अब इन बस्तियों के जो 50 से अधिक स्थल हैं वो दक्षिण पूर्व राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। दक्षिण पूर्व जो राजस्थान का भाग है उन भागों में ये जो है प्राप्त हुए हैं। ये जो बनास नदी की घाटी और दक्षिण पूर्व राजस्थान में ज्ञात हुए हैं। 50 से अधिक स्थान जो है बनास नदी की घाटी में दक्षिण पूर्व राजस्थान में ज्ञात हुए हैं। दीवार कंची ईंटों से बनाई जाती थी। ठीक है गाइस, दीवार क्या होता था उस संस्कृति में? कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी। आहार तथा बनास संस्कृति में दीवार कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी। रसोई घर में चूल्हे आवश्यक होते थे। मिट्टी के तवे मिले थे। कछुआ, मछली, भैंस, सुअर और मवेशी खाए जाते थे। यानी कि आखेट और भोजन संग्रह से ही लगभग जो जीवन संचालन था उस संस्कृति का होता था। जैसे कि वो शिकार करते थे, वो खेती करते थे आदि गाइस। और बनास संस्कृति के 7 प्रकार के बर्तन पाए गए हैं। बनास संस्कृति के 7 प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जो हैं बर्तन पाए गए हैं। हमने क्या पढ़ा, एक बार मेमोराइज कर देता हूं आपको। आहार अथवा बनास संस्कृति, दो संस्कृति थी। आहार यानी कि शहरी संस्कृति, बनास यानी कि नदी की संस्कृति। ठीक है, यानी कि घाटीय संस्कृति हम इसे कह सकते हैं। आहार क्या था? आहार गिलकुंद मुख्य 2 बस्तियां थी। अब बनास की अगर हम बात करें, बनास की ना 50 से अधिक घाटियां हमें मिली है। दीवार कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी दोनों ही संस्कृति में। चूल्हे बहुत महत्वपूर्ण होते थे घरों में दोनों ही संस्कृति में। मिट्टी के तवे मिले करते थे, इन दोनों ही संस्कृति अवशेष मिले हैं। कछुआ, मछली, कंद मूल, फल फूल, तो जीवन संग्रह आखेट तथा भोजन संग्रह के द्वारा किया करते थे ये। तथा बनास संस्कृति की 7 प्रकार के बर्तन पाए गए हैं। यानी कि जो बनास संस्कृति थी, बनास एक नदी के नाम पर संस्कृति पनपी थी, उसके आसपास की संस्कृति पनपी थी उसके आसपास नदी के, तो संस्कृति के 7 प्रकार के बर्तन पाए गए हैं उस समय जो उपयोग में लाए जाते थे। आहार में सिर्फ तांबे का उपयोग होता था। आहार में क्या होता था? सिर्फ तांबे का उपयोग होता था गाइस। ठीक है, इस काल की जो अवधि है वो C14 के द्वारा, यानी कि कार्बन 14 के द्वारा जो इतिहासकारों ने निकाला है, जो अवधि इसकी ज्ञात की है, वो 2000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व के बीच की है गाइस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज कयथा संस्कृति। कयथा संस्कृति भी बहुत महत्वपूर्ण है गाइस। कयथा संस्कृति मध्य भारत की संस्कृति है। अब भारत का मैं मैप दोबारा बना के आपको बता देता हूं। मान लो कि ये इंडिया का मैप है। ठीक है गाइस, अब इंडिया के मैप में जो मध्य भारत है, सपोज दैट आपको मैंने एग्जांपल के लिए बनाया मैप, थोड़ा सा गंदा बनाएगा गाइस, अंडरस्टैंड कीजिएगा। जो मध्य भारत की संस्कृति है वो कैथा संस्कृति, यानी कि कैथा संस्कृति मध्य भारत में पनपी थी। ओके, इसकी अवधि इतिहासकारों द्वारा 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच की जो है कालांतरित की गई है। कैथा संस्कृति की मुख्य 3 भागों में बांटा गया था। पहला था अवधि 1, दूसरा अवधि 2 और थर्ड जो था अवधि 3। तो 1 2 3 3 अवधियों में से बांटा गया था गाइस। 3 तरह के मुख्य मृदभांड, तांबे के कुठार, सूक्ष्म औजार और सेल खड़ी के मनके पहली अवधि में प्राप्त होते थे। सेकेंड अवधि की बात करूं तो काले और लाल मृदभांड सेकेंड अवधि में प्राप्त हुए हैं गाइस। ठीक है, थर्ड अवधि की अगर मैं बात करूं तो पक्के और मजबूत मृदभांड तीसरी जो इसकी अवधि थी उसमें प्राप्त हुए। आप नोट कर सकते हैं, जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं आप भी पॉइंट आउट करके नोट्स बना सकते हैं गाइस। बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट टाइम पे भी अगर आप एग्जाम के सुन रहे हैं ना तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। आप अगर इसको समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को, आप अगर क्वेश्चन आ जाता है आप बहुत अच्छी तरह से लिख पाएंगे गाइस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति कैथा और बनास संस्कृति के बाद विकसित हुई। जो मालवा संस्कृति थी वह कैथा और बनास संस्कृति के बाद विकसित हुई। मध्य भारत के विस्तार वाला जो मैदान था वे ये संस्कृति पाई गई थी। वहाँ पे विचित्र आकृति की चौरस शिखर वाली पहाड़ियाँ बिखरी हुई है। अब मध्य भारत में क्या है ना कि जो पहाड़ियों की जो आकृतियाँ हैं वो छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है और आकारित रूप से बहुत चौरस यानी चौड़ी है।
तो बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। चिपचिपी काली मिट्टी के क्षेत्र पाए जाते हैं जो कपास की खेती के लिए मुख्यतः उपयोग किए जाते हैं। मध्य भारत में क्या होता है गाइस, जो काली मिट्टी होती है ना, काली मिट्टी बेसिकली बहुत उर्वरक मिट्टी होती है, तो उर्वरकता के कारण वहां पे कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। और आपको पता होगा कि इंडिया का 58% जो कपास है वो मध्य भारत से वर्ल्ड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है वो किया जाता है गाइस। उर्वरकता की लाइट विख्यात है, जैसे कि देखा हमने मालवा संस्कृति नगर मध्य प्रदेश में नवादा टोली एंड महाराष्ट्र में इनाम गांव। जो आपकी जो मालवा संस्कृति हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, उसके दो महत्वपूर्ण जो है जगह हैं। पहला है महाराष्ट्र में नवादा टोली, महाराष्ट्र में इनाम गांव है, और मध्य प्रदेश में नवादा टोली है। पत्थरों के औजार भारी संख्या में मिले हैं। यहाँ से पत्थर के जो औजार है ना मालवा संस्कृति में, वो भारी संख्या में गाइस हमें देखने को मिलते हैं। मनके और धातु अधिक संख्या में मिले हैं। मालवा संस्कृति में क्या है, जो मनके हैं, जो धातु हैं, वो भी अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। मूंग, मटर, भेड़, सुअर, मृग मांस आदि ये जो है खाते थे गाइस। इस काल की अवधि 1700 बीसी से 1400 बीसी की है। तो हमने क्या पढ़ा मालवा संस्कृति में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। हमने ये पढ़ा कि मालवा संस्कृति ना कैथा संस्कृति और बनास संस्कृति के बाद पनपी थी, यानी कि विकसित हुई थी। मध्य भारत का जो अधिकतर भाग है उसमें ये विस्तृत थी। यहाँ की जो मिट्टी है बहुत उर्वरक होती थी, काली मिट्टी पाई गई जो कपास के लिए बहुत सहायक होती, कपास की खेती के लिए, जो कि चिपचिपी होती है काली मिट्टी। मालवा संस्कृति ना जो इसके नगर हैं मध्य प्रदेश में आपका, जैसे कि हमने पढ़ा कि नवादा टोली महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में जो इनाम गांव है वो बहुत महत्वपूर्ण है मालवा संस्कृति को लेके। पत्थरों के औजारों की भी यहाँ पे संख्या जो है बहुत अधिक मिली है। देन मनके और धातु की संख्या यहाँ से प्राप्त हुई है। ये लोग जो थे, ये लोग भी भोजन था संग्रह जो है वो आखेट था, भोजन संग्रह के द्वारा ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस काल की अवधि 1700 बीसी से 1400 बीसी है। नेक्स्ट वी कम टू आवर लास्ट संस्कृति, जोड़वा संस्कृति। जोड़वा संस्कृति महाराष्ट्र की संस्कृति है। जोड़वा संस्कृति महाराष्ट्र की संस्कृति है गाइस, बेसिकली ये महाराष्ट्र तक ही सीमित थी। जोड़वा संस्कृति कृष्णा तथा कावेरी की घाटियों में फैली हुई थी। दो नदी है जैसे कि आपको पता है गाइस, पहली है कृष्णा, दूसरी है कावेरी। तो जो जोड़वा संस्कृति थी ना वो इन नदियों की घाटियों के बीच में फैली हुई थी। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक उसी प्रकार जो जोड़वा संस्कृति थी वो कावेरी तथा कृष्णा नदी के किनारे जो है विकसित हुई थी गाइस। ठीक है गाइस, यानी कि मान लो ये कावेरी अगर हम नदी बनाते हैं और ये हम कृष्णा नदी बनाते हैं, तो इसके बीच की जो संस्कृति है विच इज जोड़वा संस्कृति। ठीक है। नेक्स्ट है नेवला तथा इनाम गांव में घर वर्गाकार आयताकार थे। यानी कि इस संस्कृति के जो घर थे ना बेसिकली वो वर्गाकार हुआ करते थे, स्क्वायर शेप में होते थे, आयताकार रेक्टेंगल शेप में हुआ करते थे गाइस। तो इस प्रकार से इस संस्कृति के जो घर हैं वो हुआ करते थे। जोड़वा संस्कृति में दीवारें मिट्टी की थी। जो दीवारें हुआ करती थी ना वो मिट्टी की होती थी, क्योंकि जोड़वा संस्कृति अगर देखा जाए तो आसीम रूप से विकसित संस्कृति थी। अतः मिट्टी की दीवारों का निर्माण इस संस्कृति के तहत किया गया जाता था घरों में। जोड़वा मृदभांड महीन बनावट और अच्छे तरह से पके हुए थे। जो मृदभांड होते थे वो अच्छी तरह से पके हुए थे और विख्यात थे मृदभांड यहाँ से जो प्राप्त हुए, बहुत सुंदर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इसी तरह लाल और नारंगी रंग की थी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा जोड़वा संस्कृति में, महाराष्ट्र की संस्कृति है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि कृष्णा और कावेरी नदी के बीच विकसित हुई थी ये संस्कृति। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे क्या होता था कि मृदभांड बहुत सुंदर जो यहाँ पे बनाए जाते थे, जो प्राप्त हुए इतिहासकारों द्वारा। इस संस्कृति में जो दीवारें होती थी वो मिट्टी की होती थी। इनाम गांव और आपका नेवाला, इनमें क्या होता था कि वर्गाकार और आयताकार घर जो है वो पाए गए हैं। और यहाँ इस तरह की सतह जो होती थी ना, यहाँ से जो मृदभांड पाए गए तो लाल और नारंगी रंग की होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इस चैप्टर गाइस बहुत इजी है। आप इसके नोट्स मैंने जो बनाए हैं ना आपके लिए प्रिपेयर किए हैं वो आप देख सकते हैं, बहुत इजी है गाइस। और हमारा मोटिव है कि मेक इंडिया एजुकेशन फ्री। सो आप अगर इसको देखते हैं समझते हैं बेटर होगा आप शेयर कीजिए। इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने केवल 7 पॉइंट इसमें पढ़े हैं। 7 पॉइंट में पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कवर किया है। ताम्रपाषाण युग हमने पढ़ा है और हमने जैसे कि आपका गैरिक मृदभांड पढ़ा है हमने यहाँ पे। देन हमने आगे मालवा संस्कृति पढ़ी, कैथा संस्कृति पढ़ी गाइस, यहाँ पे ताम्र संचय संस्कृति हमने पढ़ी, जोड़वा संस्कृति हमने पढ़ी। तो 7 जो है आपको पॉइंट में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया गया है। आप जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे पूरा आपकी एसओएल, अगर आप एसओएल के स्टूडेंट हैं, पूरा आपके एसओएल की बुक में से है गाइस, पूरा एसओएल की बुक में से है।
बस ये है कि पॉइंट आउट मेन पॉइंट्स जो हैं, जो एग्जाम्स में आते हैं या फिर आ सकते हैं या आपके लिए जानने इंपॉर्टेंट हैं, वो पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जिससे आपको स्टडी में हेल्प हो, आपको आसानी हो उस चीज़ों को पढ़ने में, उस चीज़ को समझने में। केवल 7 पॉइंट हमने डिस्कस किया है एंड इट मेक्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दी चैप्टर। ओके गाइज, अगर कोई भी डाउट आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग होता है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। एंड प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं उनको भी हेल्प हो पाएगा। इस हमारा एम है कि आप तक एजुकेशन पहुंचाना और बेटर वे में पहुंचाना। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है इस चैप्टर के रिगार्डिंग या कोई भी चैप्टर के रिगार्डिंग जो आपके एसओएल की बुक में है, आप प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिए। रिलेवेंट आंसर आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा गाइस। ठीक है गाइस, ये चैप्टर हमारा बेसिकली कंप्लीट हो गया है। अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा गाइस, वो चैप्टर 7 होगा, इधन चैप्टर 8 करके, और फिर हमारे कुछ चैप्टर्स बाकी रह जाएंगे। हम अपना जो हिस्ट्री है बी प्रोग्राम फर्स्ट ईयर का वो क्लोज कर देंगे, देन हम अदर सब्जेक्ट जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें गाइस। थैंक यू सो मच।